हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डिप्लोमा जोन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम DSS डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील DSS के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, और ये वीडियो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। बस केवल इस वीडियो को एंड से शुरू से लेके एंड तक देख लेना। ठीक है, और बाकी जिन स्टूडेंट ने नोट्स नहीं खरीदे हैं तो आपको जो है 50% का जो है ऑफ दिया जा रहा है केवल 24 घंटों के लिए। 24 आवर के लिए 50% का ऑफ है, यानी कि ये आपको केवल 99 रुपये में ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। तो जल्दी से परचेज कर लीजिए, क्योंकि यार 99 रुपये में क्या मिलता है आपको, आपका कम से कम रिवीजन तो हो ही जाएगा, है नहीं। चलिए, ये नंबर है, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है, और जैसे ही पेमेंट हो जाए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप पे जो है सेंड कर देना। ठीक, व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। चलिए, ये पहला चैप्टर है, तो पहला चैप्टर तो मैं आपको बता चुका हूँ, उसकी वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। हम स्टार्ट करेंगे दूसरे चैप्टर से। दूसरे चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, ये है दूसरा चैप्टर, रिवेटेड कनेक्शन। देखिए, रिवेटेड कनेक्शन, पहले तो कनेक्शन देखो। कनेक्शन दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो तुम्हारा परमानेंट कनेक्शन हो गया और दूसरा टेम्पररी। परमानेंट कैसा, मतलब जो परमानेंट फिक्स हो जाए। ठीक है, और टेम्पररी मतलब टेम्पररी हो। परमानेंट कनेक्शन में जैसे रिवेट कनेक्शन, अब किसी में रिवेट लगा दिया तुमने, रिवेट लगा दिया तो वो परमानेंट हो गया। ठीक है, रिवेट के अलावा अगर आप वेल्डिंग कर देते हो, ठीक है, वेल्डेड कनेक्शन जो है वो भी एक परमानेंट कनेक्शन में आ जाता है। टेम्पररी कनेक्शन में बोल्ट है भाई, मन चाहा तब कनेक्ट कर दिया, लगा दिया, बोल्ट कस दिया, और मन चाहा तब निकाल दिया। पिन कनेक्शन, तो ये दो कनेक्शन परमानेंट, वो टेम्पररी हैं। लेकिन हम जो है DSS में हमें सिर्फ बोल्ट कनेक्शन पढ़ने को मिलेगा, पिन कनेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के रिवेटों का वर्गीकरण करते हुए समझाइए। देखिए, रिवेट क्या होता है। रिवेट तो तुमको पता ही होगा। ठीक है, रिवेट तो तुमको पता ही होगा। रिवेट इस तरीके का होता है। ये ऊपर वाला इसका हेड बोलते हैं इसको। ठीक है, ऊपर वाले को हेड बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, नीचे वाले को शैंक बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बताऊं आपको रिवेट के बारे में। अगर मैं इसके टाइप के बारे में बात करूं तो सबसे पहले देखो, रिवेट एक मृदु इस्पात की बनी कील की तरह होता है। कील की तरह होता है, लेकिन इसका जो निचला सिरा है ना वो नुकीला नहीं होता। अभी मैंने इस तरीके से बनाया था, इस तरीके से। ठीक है, तो ये निचला सिरा इसका नुकीला नहीं होता है। जिसका निचला सिरा नुकीला नहीं होता है, रिवेट के ऊपरी सिरे को हेड और निचले सिरे को शैंक कहते हैं। इन्हें हथौड़े की सहायता से जोड़ा जाता है। रिवेट 12, 14, 16, 20, 22 और 27 mm के व्यास के हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो रिवेट आ गया, रिवेट का व्यास पता चल गया कि इतना हो सकता है। अब रिवेट को हम जो है गरम करके क्या करते हैं, गरम करके डालते हैं। रिवेट को गरम करते हैं पहले, उसके बाद में उन्हें ठोका जाता है। ठीक है, आगे बात करूँ अगर मैं रिवेट की, तो मैंने बताया आपको रिवेट का जो ऊपर वाला सिरा होता है वो हेड कहलाता है, और नीचे वाला शंक कहलाता है। और ये जो है ये रिवेट का व्यास कहलाता है, इसको हम फाई कहते हैं। रिवेट का व्यास, अगर फाई में मैं 1.5 या 2 mm को जोड़ दूं तो ये मुझे जो छेद होगा, छिद्र जिसे बोलते हैं, उसका डाया मिल जाएगा, उसका व्यास मिल जाएगा। ठीक है, तो रिवेट जिस छेद में हम लगाने जा रहे हैं, जिस छिद्र में लगाने जा रहे हैं, उसका डाया निकालना है। तो रिवेट के डाया में कितना ऐड कर दो, 1.5 या फिर 2 ऐड कर दो। ठीक है, कितना, 2 ऐड कर दो। अच्छा, अब हमें पता कैसे लगेगा कि भाई हमें इस प्लेट के लिए इतनी डाई का रिवेट चाहिए। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, फाई = 6.05 √T। कैसे, मैं बताऊं। जैसे मान लो ये एक प्लेट है आपकी, ठीक है, ये जो है एक प्लेट है आपकी,
और इसके ऊपर ये भी एक प्लेट रखी हुई है। अब हमें यहाँ पे रिवेट लगाना है, तो अब हमें कैसे पता कि भाई कितने डाया का रिवेट होना चाहिए? तो उसके लिए हम इस प्लेट की थिकनेस को ले लेते हैं। प्लेट की थिकनेस मान लो अगर 16 है, तो क्या करेंगे, अगर हमें रिवेट का डाया निकालना है तो 5 = फॉर्मूला लगा दो 6.05 अंडर रूट में टी की जगह 16 प्लेट की थिकनेस, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू में 6.05 इसका गुणा करके जो भी आएगा वो आपका रिवेट का डाया निकल आएगा। आएगा समझ में? चलिए आगे चलिए। रिवेट का वर्गीकरण की अगर मैं बात करूं तो मेनली एक तो हम शीर्ष के आधार पे बांटते हैं इनको। तो शीर्ष के आधार पे ये गोल भी हो सकते हैं, चौकोर भी हो सकते हैं और घुमावदार भी हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कुछ टाइप के रिवेट जो है दे रखे हैं। देखिए ये जो रिवेट होते हैं इस तरीके से, ये जो रिवेट होते हैं इन रिवेट को हम स्नैप हेड रिवेट कहते हैं। ठीक है, स्नैप हेड रिवेट। अच्छा, ये जो रिवेट होते हैं ये वाले इस तरीके का इनका हेड होता है, इस तरीके का हेड होता है, इनको हम बोलते हैं पेन हेड रिवेट। और बाकी ये वाले ये फ्लैटेड हेड हो गए और ये राउंडेड हेड हो गए। ठीक है, तो हेड के आधार पे भी शीर्ष वही तो होता है हेड, हेड के आधार पे। अब देन पावर ड्राइव के आधार पे, पावर ड्राइव मतलब इनको जो है लगाने के अधिकार, लगाने के आधार पे। तो पावर ड्राइव देखिए, पावर ड्राइव का क्या होता है? पावर ड्राइव के अनुसार हम 3 तरीके से रिवेट को वर्गीकृत करते हैं। पहला हस्तचालित रिवेट, यानी कि इन रिवेटों को क्या होता है, इन रिवेटों को हम हाथ से लगाते हैं। ठीक है, फिर होता है मशीन चालित रिवेट, मशीन चालित या फिर शक्ति चालित रिवेट। साइट जो होते हैं साइट पे हम इनको यूज़ करते हैं। शक्ति चालित रिवेट वो होते हैं जिन्हें हम साइट पे यूज़ करते हैं और उन्हें हम मशीनों द्वारा लगाते हैं। ठीक है, ऐसे रिवेट जो मशीनों द्वारा साइट पे लगाए जाते हैं उन्हें शक्ति चालित रिवेट कहते हैं। नेक्स्ट है शक्ति चालित फैक्ट्री रिवेट। ये वो रिवेट होते हैं जो फैक्ट्री से मशीनों द्वारा बन के आते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ लेना, उनको मशीनों द्वारा हम साइट पे लगाते हैं लेकिन ये फैक्ट्री से मशीनों द्वारा बन के आते हैं। देन लगाने की विधि के अनुसार 2 टाइप के होते हैं, एक तो हॉट कोल्ड रिवेट और कोल्ड ड्रिवन रिवेट। हॉट ड्रिवन रिवेट और कोल्ड ड्रिवन रिवेट, गर्म करके लगाए जाने वाले रिवेट और ठंडा करके लगाए जाने वाले रिवेट। तो ये रिवेट के जो है वर्गीकरण हो गए कुछ। ठीक है, रिवेट के लिए अनुज्ञेय प्रतिबलों के मान देखिए, अनुज्ञेय प्रतिबलों के मान जो है आपके 10% जो है कम लिए जाते हैं। ठीक है, 10% कम लिए जाते हैं। पहला है हस्तचालित रिवेट। तो हस्तचालित रिवेट का जो अच्छी तनन होता है वो 80 होता है, अपरूपण 80 होता है और जो धारण क्षमता होती है 250 होती है। नेक्स्ट शक्ति चालित रिवेट की बात करूँ तो इससे 10% ज़्यादा होगी। तो 80 का 10% में निकालूँ तो कितना आएगा, और उसमें जो है 10% क्या कर दूँ, 10% उसमें ऐड कर दूँ तो 90 आएगा। ठीक है, फिर से 90 आएगा ये वाला और ये 270 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 100 और ये भी कितना, ये भी क्या होता है, ये भी 100 हो गया। ठीक है, तो ये रिवेट के अनुज्ञेय प्रतिबलों के मान हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखनी है तुम्हें कि जो क्षेत्र रिवेटों के अनुज्ञेय प्रतिबल होते हैं वो 10% कम लिए जाते हैं। 10% कम, मैंने बताया 10% अधिक तो ऊपर से, लेकिन नीचे से लोगे तुम तो कम ले लो। जैसे 100 हो गया तो 100 का 10% 10 हो गया, 10 कम कर दो तो 90 हो गया। 90 का 10% 10 हो गया, 10 कम कर दो तो 80 हो गया। ठीक है, इस तरीके से 100, 90, 80 इस तरीके से ये कम होते हैं। आगे हस्तचालित रिवेटों के लिए FY, शक्ति चालित रिवेटों के लिए FY के लिए 1.FY से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। रिवेट का सामान्य व्यास, जो रिवेट का डाया होता है ना, ये नॉर्मल डाया जो होता है, ये वाला डाया, यही है रिवेट का सामान्य व्यास। ठीक है, यानी कि ठंडी अवस्था में रिवेट लगाने से पहले रिवेट के शंक का जो व्यास है वही रिवेट का सकल व्यास नहीं, यहाँ पे सामान्य व्यास कहते हैं। सामान्य व्यास या आंकलित व्यास कहलाता है।
इसे हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। रिवेट का सकल व्यास क्या होता है भाई? रिवेट जोड़ लगाने के बाद रिवेट के शंक के व्यास को या रिवेट छिद्र के व्यास को सकल व्यास कहते हैं। जैसे ये रिवेट है, ठीक है, ये क्या है, ये रिवेट है। अब इस रिवेट को हमें लगाना है, तो ये तो इसका सामान्य व्यास हो गया, लेकिन जिस छेद में हम इसको मान लो इस छिद्र में लगाने वाले हैं, तो जिस छिद्र में लगाएंगे उस छिद्र के व्यास को कहेंगे सकल व्यास। या फिर जब ये रिवेट इसमें लग जाए तब इसके व्यास को मापा जाएगा, तो वो व्यास कहलाएगा सकल व्यास। तो वही तो बताया है कि रिवेट जोड़ लगाने के बाद रिवेट के शंक के व्यास को या रिवेट छिद्र के व्यास को सकल व्यास कहा जाता है। यह रिवेट के सामान्य व्यास से इतना अधिक होता है। तभी तो मैंने बताया था कि कितना ऐड कर देते हैं छिद्र के व्यास में। ये रिवेट है, तो रिवेट का व्यास मान लो ये फाई है, तो फाई में कितना ऐड कर देते हैं, 1.5 ऐड कर देते हैं रिवेट के व्यास के लिए। डी नॉट क्या है, ये होल्ड आया है, ठीक है। अगर होल्ड आया यानी कि छिद्र का व्यास निकालना है, तो उसमें रिवेट के व्यास में 1.5 ऐड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिवेट रेखा या गेज रेखा। ये दो प्लेट हैं, एक प्लेट ये है आपकी, दूसरी प्लेट इसके पीछे रखी हुई है ये, और इनको मैंने जो है रिवेट से यहाँ पे ये कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब देखो इस पे टेंसाइल फोर्स इधर लगेगा, तनन सामर्थ्य, तनन बल इधर लगेगा, ठीक है, और इस पे भी तनन बल इधर लगेगा टी। तो अब देखो हम रिवेट रेखा किसको कहेंगे, देखिए किसी रिवेट जोड़ में तनन बल की दिशा के लंबवत, तनन बल की दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, तो इसके लंबवत यानी ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जो रेखा होती है उसको रिवेट रेखा कहते हैं, लंबवत। और तनन बल की दिशा के समांतर यानी ये वाली जो रेखा है इसके समांतर जो है इसको कहते हैं हम गेज रेखा, ठीक है। आई बात समझ में, गेज रेखा। और अगर इसी गेज रेखा पे दो रिवेटों के बीच की दूरी को गेज दूरी कहते हैं, यानी कि एक ये रिवेट और एक ये रिवेट, तो ये भी गेज रेखा पे है, ये भी गेज रेखा पे है, तो इन दोनों के बीच की ये जो दूरी है इसको कहेंगे हम गेज दूरी। क्या कहेंगे भाई, गेज दूरी, ठीक है। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि तनन बल की दिशा के समांतर दो क्रमागत रिवेटों के बीच की दूरी को गेज दूरी कहते हैं, या गेज रेखा पर दो क्रमागत रिवेटों के बीच की दूरी को गेज दूरी कहा जाता है। अगर मैं उसकी बात करूँ, मैं गेज दूरी हो गई आपकी, ठीक है, गेज डिस्टेंस ये वाला, ठीक है। आगे अगर मैं पिच की बात करूँ, पिच क्या होती है, तो ये तो गेज दूरी हो गई ये, अब पिच होगी लंबवत में, यानी कि रिवेट रेखा पर दो क्रमागत उनके दो क्रमागत रिवेटों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम, पिच कहते हैं, ठीक है। पिच कौन सी होगी, यानी कि ये रिवेट रेखा होगी ये वाली, तो एक ये और एक ये, तो इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस होगी पिच, PITCH, ठीक है। नेक्स्ट गेज दूरी मैंने बता दिया, रिवेट लाइन पर दो क्रमागत रिवेटों के बीच की दूरी या तनन बल की दिशा के लंबवत दो क्रमागत रिवेटों के बीच की दूरी को गेज दूरी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है भाई, गेज दूरी कहा जाता है। तो ये जो है ये दूरी जो है ये गेज दूरी कहलाती है। आई बात समझ में, चलिए नेक्स्ट है पिच। पिच मैंने बताई दिया आपको, पिच ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये है पिच, ठीक है। गेज रेखा पर दो क्रमागत रिवेटों के बीच की दूरी को गेज रेखा पर, गेज रेखा यही तो है, ये वाली गेज रेखा, दो क्रमागत बीच की दूरी को या फिर तनन बल के समांतर दो क्रमागत रिवेटों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। पिच का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर मुझे पता करना है कि भाई रिवेट कितनी दूरी पे लगाना चाहिए, वो भी यानी कि उसकी पिच निकालनी है मुझे, तो मिनिमम तो वो होती है 2.5D। और अगर P मैक्सिमम की मैं बात करूँ, मैक्सिमम की, तो कंप्रेशन के लिए 12T, T मतलब मोटाई, प्लेट की मोटाई, टेंशन के लिए 16 और टैकिंग के लिए 32T होती है।
टी इज इक्वल टू मिनिमम प्लेट की मोटाई, यानी कि 2 प्लेट है और 2 प्लेट में से मिनिमम प्लेट की मोटाई मान लो इसकी 6 है और इसकी मान लो 8 है, तो ये 6 हो जाएगा टी का मान, मिनिमम प्लेट की मोटाई हो जाएगी ये, ठीक है। नेक्स्ट है विकर्ण पिच, डायगोनल पिच। रिवेट रेखा पर 2 क्रमागत निकटतम रिवेटों के केंद्र से केंद्र तक की दूरी को विकर्ण पिच कहते हैं। इसे पी ए से दर्शाते हैं। देखो ये जो है ये विकर्ण पिच हो गया, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, ये विकर्ण पिच हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, एकल कर्तन में रिवेट, एकल कर्तन में जो है रिवेटों का विफल होना, क्या कोई क्वेश्चन रह गया क्या? ठीक है, यहाँ पे देखो एकल कर्तन में रिवेट ये कब होंगे, ये आपका मेनली जो है लैप जॉइंट में होता है एकल कर्तन, ठीक है। एकल कर्तन यानी कि सिंगल उसमें टूट जाना रिवेटों का, ठीक है, रिवेट इन सिंगल शियर। तो जब किसी मेंबर पर खिंचाव के कारण एक ही तल में कोई रिवेट टूटता है तो उसे एकल कर्तन कहते हैं। यह लैप जोड़ में होता है। जैसे ये मान लो ये लैप जॉइंट है, ठीक है, ये वाला लैप का मतलब होता है 2 प्लेटों के एक के ऊपर एक चढ़ा के जोड़ देना, और इसको हमने ये रिवेट से जोड़ दिया। तो अगर इस पर इस तरीके से फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा, ये दोनों ऐसे करके खींच टूट जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो एक तल में टूट गई है, तो इसलिए इसको एकल कर्तन में रिवेट कहा जाता है। दोहरे कर्तन में क्या होता है, ये 2 से अधिक तलों में टूट जाती है, ठीक है। जब किसी मेंबर में बल के कारण 2 तलों पर टूट जाए तो यह 3 टुकड़ों में बट जाता है, तो इसे दोहरा कर्तन में रिवेट कहते हैं। इसे बट जोड़ में होता है। बट जोड़ में क्या होता है, 2 प्लेटों को ऐसे सामने रख करके रखो और उनको एक कवर प्लेट के साथ ऐसे करके जोड़ दो, तो ये बट जोड़ में होता है, ठीक है। बट जोड़ में ये 2 तलों में इस तरीके से टूट जाते हैं अगर इन पे इस तरीके से फोर्स लगता है तो। एज डिस्टेंस, किनारा दूरी, बाहर रिवेट से प्लेट के किनारे तक की दूरी को, बाहर रिवेट से प्लेट के किनारे तक की दूरी को एज डिस्टेंस कहते हैं। देखिए बाहर रिवेट कौन सा, जो बाहर का रिवेट है, यानी कि ये वाला भी हो सकता है। तो इस रिवेट से जो प्लेट का किनारा है ये वाला, यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं हम, एज डिस्टेंस कहते हैं। और वहीं अगर तनन बल के समांतर प्रथम रिवेट से किनारे तक की दूरी को एंड डिस्टेंस कहते हैं। यानी कि मान लो ये बाहर रिवेट है, तो इस रिवेट से ये जो दूरी होगी, ये प्लेट का किनारा यहाँ तक, ये जो दूरी होगी ये होगी एज डिस्टेंस। लेकिन अगर तनन बल देखो इस तरीके से तनन बल कार्य करेगा, तो तनन बल के समांतर यानी इधर ये जो दूरी होगी ये होगी तुम्हारी एंड डिस्टेंस। एज और एंड डिस्टेंस में अंतर समझ में आ गया ना। चलिए अच्छा, ये होती कितनी है दूरी, ये या तो 1.7 डी होती है या 1.5 डी होती है। डी क्या है यहाँ पे, रिवेट का व्यास, डाया ऑफ रिवेट, रिवेट डाया है, ठीक है। नेक्स्ट, फेलियर ऑफ रिवेट को समझाइए। फेलियर ऑफ रिवेट यानी कि रिवेट कब फेल हो सकता है। पहला पॉइंट है कि अगर रिवेट जो है उसकी जो प्लेट है, प्लेट जो है फट जाए तो रिवेट जो है फेल हो सकता है। अगर प्लेट नहीं फटती है तो या फिर रिवेट कर्तन में विफल हो जाए। पहला पॉइंट है प्लेटों का फटना, टीयरिंग ऑफ प्लेट। दूसरा पॉइंट है रिवेट का कर्तन में विफल होना। और तीसरा पॉइंट है प्लेट का धारण में विफल होना, यानी कि प्लेट जो है उसके वजन को ही सहन ना कर पाए। और तीसरा पॉइंट है रिवेट धारण में विफल होना। ये था कि प्लेट धारण में विफल हो जाए, यानी कि कोई प्लेट है वही वजन ना सहन कर पाए। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि रिवेट ही कोई वजन सहन ना कर पाए, वही धारण में विफल हो जाए, या फिर प्लेट का किनारा ही फट जाए। तो ये फेलियर ऑफ रिवेट है, ठीक है। नेक्स्ट है रिवेट की तनन सामर्थ्य, यानी कि तनन सामर्थ्य का मतलब क्या है, टेंजाइल स्ट्रेंथ, यानी कि वो तनाव कितना झेल सकता है। तो पी से इसको दर्शाते हैं, ठीक है। तनन सामर्थ्य, तनन का मतलब टीयरिंग,
तो टी ईयरिंग आया है तो इसीलिए हमने यहाँ पे टी ले लिया। तो पी टी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है पी माइनस डी और टी इंटू एफ टी, और एफ टी इज इक्वल टू होता है 0.6 एफ वाई, और एफ वाई 250 होता है, तो ये 150 आ जाएगा एफ टी की वैल्यू। खैर उसको छोड़ो, यहाँ पे ये पी जो है ये पिच है, पिच का मतलब पिच डिस्टेंस जो हमने अभी पढ़ी थी। डी डाया ऑफ रिवेट, टी थिकनेस ऑफ प्लेट, प्लेट की मोटाई, और एफ टी क्या है, एफ टी उसका तनन सामर्थ्य है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है कितनी होती है, ये 150 mm होती है। ठीक है, एफ टी की वैल्यू बियरिंग स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं हम, तो इसकी होती है 150 वैल्यू। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका जो है शियर स्ट्रेंथ, रिवेट की शियर स्ट्रेंथ वो कौन सी थी, वो थी इसकी क्या कहते हैं, ये थी इसकी टियर स्ट्रेंथ, टियर स्ट्रेंथ थी, और ये है इसकी बियर स्ट्रेंथ। तो रिवेट की बियर स्ट्रेंथ कितनी होगी, पी एस, एस का मतलब शियर, तो पी एस इज इक्वल टू π/4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस। अब अगर यहाँ पे ये तो है उसके लिए, ये सिंगल प्लेट के लिए है, अगर यहाँ पे डबल प्लेट के लिए आ जाए तो यहाँ पे सिर्फ 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, सिंगल शियर में और डबल, ये पढ़ा था ना एकल कर्तन में और दोहरे कर्तन में, तो इस तरीके से यहाँ 2 का गुणा कर देंगे। ठीक, एफ एस की वैल्यू ध्यान रखना, एफ एस की वैल्यू 100 होती है और इसकी वैल्यू 150 होती है। एफ एस शियर स्ट्रेंथ है। डी क्या है, डी यहाँ पे होल्ड आया है, होल्ड आया का मतलब रिवेट का डाया प्लस 1.5 mm। रिवेट की धारण क्षमता यानी कि रिवेट जो है कितना वजन सहन कर पाएगा, धारण कर पाएगा, उसकी बियरिंग कैपेसिटी चेक करनी है। तो बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है कि पी बी इज इक्वल टू डी इंटू प्लेट की मोटाई इंटू एफ बी। तो डी है यहाँ पे 5 + 1.5 यानी कि होल का डाया, और यहाँ पे एफ बी की वैल्यू है 300, और टी की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी क्वेश्चन में, थिकनेस ऑफ प्लेट। अब प्लेट की सामर्थ्य कैसे निकालेंगे, हम वही तो निकाल रहे थे, वही हम जो है प्लेट की सामर्थ्य तो निकाल रहे थे। तो प्लेट की सामर्थ्य में जो इन तीनों में से कम होगा, पी टी निकालने के बाद, पी एस निकालने के बाद, पी बी निकालने के बाद, इन तीनों में से जो भी वैल्यू कम आएगी वही जो है प्लेट की सामर्थ्य होगी। आगे बात समझ में? ठीक। अब रिवेट की सामर्थ्य देख लेते हैं। तो रिवेट की सामर्थ्य का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिवेट और रिवेट वैल्यू, यानी कि कोई भी प्लेट है, उन 2 प्लेटों को कनेक्ट करने में कितने रिवेटों लगे हैं उसमें, 2 3 4, तो वो नंबर ऑफ रिवेट हो गया। और रिवेट वैल्यू, रिवेट वैल्यू कैसे फाउंड करते हैं हम, रिवेट का मान कैसे निकालते हैं, पहले हम उसका एफ वी निकालेंगे, देन एफ एस निकालेंगे, और उन दोनों में से जो भी कम होगा वो उसकी रिवेट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? बियरिंग फोर्स निकालेंगे और शियरिंग फोर्स, इन दोनों में से जो भी कम आएगा वो उसका रिवेट वैल्यू हो जाएगा। अगर जोड़ों की सामर्थ्य की मैं बात करूं, यानी कि जॉइंट स्ट्रेंथ, जॉइंट स्ट्रेंथ अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये फॉर्मूला होता है जॉइंट स्ट्रेंथ का कि एफ टी निकाल लो और आर एस, यानी कि रिवेट की सामर्थ्य, रिवेट स्ट्रेंथ, एफ टी और आर एस में से जो कम है वो इसकी जोड़ों की सामर्थ्य हो जाएगी। और जोड़ों की दक्षता अगर मैं बात करूं तो जो जोड़ों की सामर्थ्य है उसमें भाग लगा दो ठोस प्लेटों की सामर्थ्य से, यानी कि प्लेट सामर्थ्य पी एस से, और गुणा कर दो 100 से, तो ये दक्षता निकल आएगी, जोड़ों की दक्षता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्या कहते हैं कंफ्यूजिंग पॉइंट है, तो इसको जो है अच्छे से ध्यान रखना। ठीक भाई, आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट है रिवेटों के लिए मान्यताएं क्या हैं। देखो, मान्यताओं का सीधा सा मतलब इतना समझो कि
हम मान लेते हैं कि रिवेट में ये चीज़ नहीं होती, लेकिन वो एक्चुअल में होती है। जब भी दो रिवेटों को हम कनेक्ट करते हैं लैप जॉइंट में, तो हम ये मान लेते हैं कि उनके बीच कोई घर्षण बल नहीं है, नगण्य, शून्य, लेकिन उनके बीच घर्षण बल होता है। हालांकि थोड़ा सा ही होता है, ना के बराबर, तो इसलिए हम उनको जीरो मान लेते हैं, लेकिन घर्षण बल होता है। तो मान्यताओं का ये मतलब होता है, ठीक है। तो पहली मान्यता क्या है कि रिवेट छिद्रों के बीच प्लेट पर जो तनन प्रतिबल होता है वो समान रूप से उपजता है। यानी कि हम ये मान लेते हैं कि कोई प्लेट पे अगर टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो वो पूरी प्लेट पे समान रूप से है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो है जहाँ पे रिवेट लगे होते हैं ना, वहाँ पर ही अधिक होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि प्लेट की सतहों के बीच घर्षण बल नगण्य होता है, ये तो मैंने बता ही दिया। रिवेट के क्षेत्रफल पर समान शियर फोर्स होता है। दो प्लेट इस तरीके से जॉइंट हैं, ठीक है, यहाँ पे ये रिवेट लगा हुआ है, तो ये कहना चाह रहा है कि इस रिवेट का जो भी क्षेत्रफल होगा उस पे जो शियर फोर्स है, कर्तन बल, वो सभी रिवेट पे समान होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लो ऊपर से कोई लोड पड़ रहा है, तो इस रिवेट की ऊपर वाली जो सतह होगी उस पे जो है ज़्यादा कर्तन बल होगा, लेकिन हम जो है मान लेते हैं कि सभी पे समान होता है, तो ये मान लिया जाता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट, रिवेट में तनन बल या नमन बल नगण्य होता है। देखो, जब भी प्लेट में कोई टेंजाइल फोर्स लगता है, इधर लगा इधर लगा, तो ये टेंजाइल फोर्स इसमें जो रिवेट लगे होंगे उन पर भी तो लगेगा, लेकिन हम ये मान लेते कि इन पे लगता ही नहीं है, नगण्य है। तो ये भी एक उसकी मान्यताएं हैं। नेक्स्ट है लैप जॉइंट और बट जॉइंट में अंतर बताने से पहले मैं तुमको इनका डायग्राम जो है बना के दिखा देता हूँ। जैसे लैप जॉइंट में जब हम दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर लैप करा के रिवेट द्वारा जोड़ देते हैं, ठीक है, ये रिवेटिंग कर दी हमने यहाँ पे और इनको जो है इस तरीके से जोड़ दिया, तो ये तो हो गया लैप जॉइंट। भाई आई बात समझ में। दूसरी कंडीशन में हम बनाने जा रहे हैं बट जॉइंट को। तो बट जॉइंट में क्या होता है कि दो प्लेटों को आमने सामने रखे, इनके ऊपर एक कवर प्लेट लगाई जाती है और नीचे भी कवर प्लेट लगाई जाती है। कवर प्लेट लगाने के बाद में इनको हम जो है रिवेट द्वारा, एक रिवेट यहाँ लगाया ऐसे करके, एक रिवेट ऐसे करके यहाँ लगाया, इस तरीके से जो है जोड़ देते हैं। तो ये आपका हो गया बट जॉइंट। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, देखो, लैप जॉइंट में हमने कोई कवर प्लेट का यूज नहीं किया था, तो इसमें कोई कवर प्लेट का यूज नहीं होता है। इसमें जो रिवेट का सैंक है, रिवेट का सैंक का मतलब ये जो पोर्शन है, ये नीचे वाला, ये सैंक होता है, तो ये जो है कम लंबाई का होता है। लेकिन इसमें देखो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लंबाई का है, क्योंकि इसमें प्लेट भी आ गई और कवर प्लेट भी आ गई, दो दो वो भी, तो ज़्यादा लंबाई का लेना पड़ेगा, ठीक। इसमें एकल तल में कर्तन होता है। मैंने बताया था ये वाला जो है एक ही तल में फट जाएगा, कट जाएगा, इस तरीके से ये जो है एक ही तल में जो है कट जाता है, ठीक है। लेकिन ये दोहरे तल में कटता है। इसमें बल की क्रिया रेखाओं में उत्केंद्रता होती है। उत्केंद्रता का मतलब होता है
इसेंट्रिसिटी, ठीक है। इसेंट्रिसिटी मतलब ये इनकी जो सेंट्रल लाइन होती है वो, तो इनमें जो है उत्केंद्रता होती है। तो अब इसका अपोजिट कर दो, वो इसमें होगा, किसमें, बट जॉइंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, और ये परचेज कर लेना भाई, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। 50% का ऑफ है 24 घंटों के लिए। नेक्स्ट है आपका बोल्टेड कनेक्शन। तो बोल्टेड कनेक्शन क्या होता है, सुनिएगा जरा गौर से। बोल्ट क्या है, क्वेश्चन है बोल्ट क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो मेनली बोल्ट 4 प्रकार के होते हैं। पहला अनफिनिश्ड, टर्न बोल्ट, रिब्ड और हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। बोल्ट का डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा इसीलिए सीख लो डायग्राम, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का बोल्ट का डायग्राम होता है, और बीच में इसमें जो है इस तरीके से थ्रेड कटे हुए होते हैं, ये वाले, ठीक है। इनको थ्रेड बोलते हैं हम, थ्रेड, THERAED, ठीक है। ये थ्रेड हो गया। और ये जो होता है ये खाली पोर्शन, ये शैंक होता है, पीछे पड़ा है, और ये होता है हेड। तो आई बस समझ में, ये बोल्ट के बारे में हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बोल्ट की अवधारणाएं लिखिए। एजम्पशंस ऑफ बोल्ट जॉइंट, वही है, क्या लिखना है हमें, इसका मान्यताएं लिखनी है। अवधारणाएं मतलब मान्यताएं, यानी एजम्पशंस, ठीक है। अच्छा जी, मान्यताएं कैसे लिखेंगे, यानी कि हम भी इसमें भी मान लेंगे कि भाई बोल्ट ऐसा होता है, इतना होता है। प्लेटों में घर्षण नगण्य होता है, पढ़ चुके हैं पीछे, जो कि रिवेट में भी था। इसमें बेंडिंग मूवमेंट को नहीं लिया जाता, मतलब जो नमन आघूर्ण है बेंड करने वाला, उसको नहीं लेते हैं। प्लेटों में एक समान प्रतिबल वितरित होता है, ये हमने मान लिया जाता है। लेकिन प्लेटों में एक समान कर्तन तो वितरित होता ही नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा पॉइंट लोड होगा वहाँ पे तो ज़्यादा कर्तन होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट, जोड़ पर आने वाले सभी बोल्टों पर समवितरित माने जाते हैं। जोड़ पर आने वाले जो भी भार हैं, जितने भी उसमें बोल्ट लगे हैं, उन पे समान वितरित माने जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे एक बोल्ट लगा है, यहाँ पर भी एक बोल्ट लगा है, और यहाँ पर भी एक बोल्ट लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये पेट है, तो अगर यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है तो इस वाले बोल्ट पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, इस पे कम पड़ेगा, इस पे भी कम पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है इसके एजम्पशंस हैं। लेकिन हम मान लेते हैं कि भाई सब पे जो बराबर फोर्स लग रहा है, भार जो बराबर आ रहा है। इसमें बेंडिंग स्ट्रेस प्लेट और रिवेट के बीच एक समान माना जाता है। किसमें, बोल्ट जोड़ में जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो प्लेट एवं रिवेट के बीच एक समान माना जाता है। छठवां, अपरूपण बल एक समान वितरित माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसके एजम्पशंस हैं। 6 पॉइंट याद रख लेना। अब थोड़ी सी और जानकारी ले लो बोल्ट के बारे में, कि अगर तुम्हें इस तरीके का लिखा दिख जाए M20 और 8.9, तो इसका मतलब समझ जाना कि ये 20 जो है ये रिवेट का डाया है, बोल्ट का डाया सॉरी, और ये जो है 8 ये FU का अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, और ये जो है यील्ड स्ट्रेंथ FY, ठीक है। तो ये जो है इसको पढ़ने के तरीके हैं। अगर रिवेट का डाया 12 mm है तो जो छिद्र का डाया होगा, होल डाया, वो 1 mm बढ़ जाएगा, 12 + 1 13 mm। अगर रिवेट का डाया बोल्ट का डाया 24 mm है तो 2 mm बढ़ जाएगा होल डाया। अगर रिवेट का डाया 24 mm से अधिक है तो 3 mm बढ़ जाएगा छिद्र का डाया, होल डाया। आगे बात करते हैं बोल्ट की फेलियर की।
तो बोल्ट जो है 4 तरीके से फेल हो सकता है। पहला, शियर में फेल हो जाए, या बियरिंग में फेल हो जाए, या टेंशन में फेल हो जाए, या फिर टीयरिंग में फेल हो जाए। शियर मतलब शियर फेलियर ऑफ बोल्ट, जब प्लेट विफल हो जाती है किस में, कर्तन में। जब बोल्ट भार सहने में, बियरिंग भार सहने में असमर्थ हो। जब बोल्ट जो है तनन के कारण फेल हो जाए, और जब बोल्ट भार सहन ना कर पाए तब। अगर बोल्ट का शैंक जो होता है, शैंक ये वाला शैंक, ये यहाँ से कट जाए तब उस समय तब फेल हो जाए, तो हम अगर मुझे इसकी स्ट्रेंथ निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, ए एस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4 और डी 0 यानी होल डाया का स्क्वायर। अगर थ्रेड से कट के फेल हो जाए तो ए एन बी इज इक्वल टू होगा 0.78 इंटू ए एस बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर नंबर 4 को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक।